तो लोग कहते हैं कि आपकी जो फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो फोकस रहे। तो ये फोकस कैसे डेवलप करें? कि जब आपके पास एक एम होगा कि मुझे ये बनना है तो नेचुरल सी बात है आपके पास फोकस हो गया। स्टाफ ट्रेनिंग वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। इंस्टीट्यूशन में ना सिस्टम काम करता है क्योंकि अगर पर्सन डिपेंडेंट वर्क होगा तो वो सक्सेस होता है। हमारे स्टूडेंट्स लोगों के लिए आप ऐसे कुछ बताइए जिससे वो अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पाए। 3 टिप्स। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स से यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले एम या गोल जो भी है वो डिसाइड तो कर लीजिए एंड गिव योर 4 years, only 4 years in life जिसमें कि आप 100% 9, 10, 11, 12 उसके बाद आपका डायरेक्शन पे How do you manage to keep the staff satisfied? स्टाफ का सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तो इस बात पे रहता है कि अगर आप उनके लिए अप्रोचेबल तो दे ऑलवेज लव और अप्रोचेबल। सर ये जो है कि आप जब ऊपर जाते हैं तो ये स्टैंडर्ड आपको किसी बाहर से इंस्पिरेशंस होती है सर या आप अपना खुद का स्टैंडर्ड अपने आप से? स्टैंडर्ड्स की तो मुझे नहीं समझ में आती बात। बस ये चीज मुझे लगता है मेरे दिमाग में आज भी एक ही है, उस समय भी एक ही चीज थी कि मुझे वो सारी मेडिकल सर्विसेज लानी है कोरबा में जो यहाँ नहीं और कुछ मुझे नहीं लगता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ अनस्क्रिप्टेड विथ राजश्री श्रीधर। और आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर चंदानी जो न्यू कोरबा हॉस्पिटल के सीईओ हैं। बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। एक छोटे से हॉस्पिटल को एक 100 बेड हॉस्पिटल बनाना और इसके साथ 5 और हॉस्पिटल्स बनाना, खूब सारे मेडिकल फैसिलिटीज के साथ, और साथ ही इस हॉस्पिटल से एसोसिएटेड जो भी सामान होते हैं उसे पाने के लिए उन्होंने मेडिकल स्टोर्स भी खोले और भी बहुत कुछ, ताकि छोटे से शहर कोरबा के लोगों को बेहतरीन शहर जैसे मेडिकल फैसिलिटीज मिले। इन्होंने हमें बताया शुरुआत से, जैसे अगर जब कोई बच्चा होता है तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और इस एजुकेशन को रख करके वो एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। ना सिर्फ वो, उन्होंने ये भी हमें बताया कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए टीम की ज़रूरत होती है, फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है, देन सिस्टम बनाने की ज़रूरत होती है, सिस्टम को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत होती है, और बिजनेस है तो री इन्वेस्टमेंट भी करना होता है। आप 80% री इन्वेस्ट करिए, 20% अपने साथ रखिए और देखिए कैसे स्काई रॉकेट होता है आपका बिजनेस। और भी बहुत सारी बातें, चलिए स्टे विद अस एंड listen to what Dr. Chandani has to say for all this business tip. And if you intend to become a businessman, बच्चों आपके लिए ये एपिसोड बहुत ही एनलाइटिंग होगा और उन सभी लोगों के लिए जो इनके जीवन से सीखना चाहते हैं। Stay tuned. इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए, एक बेटर एक्सपीरियंस पाने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें और हाँ, हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। So, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे रहा और आपने पढ़ाई किस तरीके से की और क्या चीज ऐसा था जो आपको ऐसा लगा कि आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए? बेसिकली बचपन तो जैसा सबका रहता है वैसे ही था, उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं थी चीजें। हाँ, एक बात जरूर थी कि थोड़ा स्ट्रगल बना था उस समय, जितने हमारा फ्रेंड सर्कल्स थे और एजुकेशन लेवल था। कुछ फ्रेंड्स थे जिनके पास सब चीज़ें थी। हमारे घर में कुछ ऐसी स्थिति थी कि पेरेंट्स की वो स्थिति नहीं थी कि वो मुझे पढ़ा सकते, बट दे सपोर्टेड मी कि तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। बट हमारी तरफ से होप्स नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे for economic purpose because we used to do daily work and उसी से सब घर चल रहा। Then I decided कि नहीं, मुझे तो करना ही है। फिर every Sunday I started one shop। मैं बालको से जब भी जाता था साइकिल से and कोई शॉप लगाते थे, फिर उससे जो अर्निंग होती थी उससे बुक्स और
कपड़े, जो ड्रेसेस लगती हैं, वो सब आता था। ये 11 तक चला लगभग। अच्छी बात ये थी कि स्कूल ने कभी फीस नहीं ली, बस वो जब भी कोई टॉप करता था फर्स्ट एंड सेकंड, वो फीस नहीं लेता। That was good, मुझे फीस की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, वो तो था। बट एंड ड्यूरिंग स्कूलिंग मुझे याद है, मतलब ऑफिशियली बताऊं, माय अटेंडेंस वाज 18% ओनली। ओके। क्योंकि मैं क्लास में बैठता ही नहीं था, मैं बाहर बैठ जाता था बुक्स लेके। मुझे लगता था कि अगर 3rd चैप्टर चल रहा है और मैं बुक्स खत्म करने में हूँ तो मेरा बैठना वहाँ ठीक नहीं। या फिर फिजिक्स चल रहा है तो मैं बायो पढ़ता था, बायो चल रहा है तो मैं फिजिक्स। दैट वाज, मतलब अगर ऐसा बोला जाए, दैट इज नॉट गुड फॉर सेइंग टू द स्टूडेंट, बट मेरा पढ़ने का तरीका ऐसे ही था। मैंने जो चीज ली वो खत्म करनी है, उसके बिना दूसरा सब्जेक्ट में उठाना नहीं। सपोज मैंने बायो लिया तो मुझे टारगेट है 10 दिन में ये मेरा बुक कंप्लीट करनी, तो 10 दिन में मैंने बायो कंप्लीट कर लिया। देन आई स्टार्टेड फिजिक्स। तो ऐसा मेरा एक टारगेट रहता था कि 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम है, मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना। देन स्टार्ट रिवीजन। तो ये जब कंप्लीट होते होते 4 to 5 टाइम्स पूरा कोर्स हो जाता था। तो फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज आदत थी पढ़ने की, चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे डिटेल कॉन्सेप्ट्स हो। मुझे लगता है वही कहीं उस चीज में हेल्प किया कि हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, इसलिए एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ विदाउट एनी गैप। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि मतलब आपने डॉक्टर ही बनना है, ये कब सोचा? आई थिंक कोई ऐसा इंसिडेंट? 8th और 9th। इनिशियली मुझे ऐसा लगा था कि मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनूंगा या कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। इंसिडेंट्स मुझे याद नहीं है बिकॉज उस समय बहुत कम एज थी, बट कोई ऐसा एपिसोड था, मैं बिलासपुर या रायपुर कहीं गया हुआ था और कोई रिलेटिव या कोई पर्सन बीमार था, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। एंड आई डिसाइडेड कि मुझे इस लाइन में जाना है। 11th में मेरे टीचर्स ने मुझे काफी फोर्स किया कि मैथ्स ले लो, क्योंकि तुम मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहे हो, क्यों बायो लेना चाहते। फिर उन्होंने जबरदस्ती 3 दिन बैठाया भी मुझे मैथ्स में, पर मैं फिर वापस छोड़ के अपने बायो में ही चला गया कि मेरा टारगेट फिक्स है, भले मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं मैथ्स में, बट मुझे जाना है इस लाइन में। सो आपने वो डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। सो सर, मैंने आपका ये देखा है कि जैसे आप हमारे लिए जो इतने बड़े हॉस्पिटल को बना के रखे हुए हैं, हम सभी को वासियों के लिए, तो ऐसे हॉस्पिटल और कोई नहीं है। जैसे अगर कोई भी ट्रॉमा हुआ या कोई भी जैसे इमरजेंसी हुई तो वी रिलाई अपॉन योर हॉस्पिटल। तो लाइक कुछ ना कुछ तो ऐसा बात हुआ होगा एज अ बीइंग डॉक्टर। तो डॉक्टर होना, पैशनेट डॉक्टर होना, आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन साथ साथ ये हॉस्पिटल बनाने के आपने कैसे सोचा? That was one major incident जो मुझे आज भी याद आता है। हम 3 डॉक्टर थे, डॉक्टर वाधवानी, डॉक्टर पालीवाल एंड मैं, जो पुराने 10 बेड की हॉस्पिटल चलाते थे, पुराने हॉस्पिटल। जी याद है। सडनली ऑन वन डे एक पेशेंट है जिसके 4 या 5 जगह फ्रैक्चर थे। He was admitted in another hospital. ओके। उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ इलाज हो जाएगा? मैंने बोला हो जाएगा, बिकॉज आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, आई नो हाउ टू ट्रीट द पेशेंट। पेशेंट एडमिट रहा, ऑपरेशन का प्लान हुआ, मुझे डे भी याद है। आई वांटेड टू ऑपरेट ऑन थर्सडे बिकॉज पॉलीट्रॉमा था, तो वी हैव टू स्टेबलाइज द पेशेंट। ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग 6 AM देयर वाज कॉल कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो, जबकि उसको 4 से 5 दिन ऑलरेडी इंजरी को हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल जब कम हुआ है, दैट वाज 65%। मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि मैं पेशेंट को वेंटिलेट कर पाता, पेशेंट को रिससिटेट कर पाता। आई शिफ्टेड द पेशेंट टू अपोलो। मैं खुद गया अपनी गाड़ी से, उस एम्बुलेंस के साथ गया, बट वो पेशेंट कभी ठीक नहीं हो पाया। उसका ब्रेन पार्शियली डैमेज हो गया, आँख या पैर जो भी सर्जरीज होनी थी वो तो हो गई, बट वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाया। तो दैट वाज इंसिडेंट। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं।
फ्रैक्चर हो गया है किसी का 2 दिन बाद ऑपरेट करा लेगा, बट अगर मैं लाइफ सेव नहीं कर सकता किसी तो कोई पर्पस नहीं है फिर। आई आस्क माय कलीग्स की भी ऐसा सब मैं सोच रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल बनाना है, आई इंटरेस्टेड, दिल सेट कि तुम बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर वो प्रोजेक्ट लेके वो प्लान करके फिर लैंड सर्च करना चालू किया एंड आई स्टार्टेड दिस हॉस्पिटल विद इनिशियली मेरे पास कम लैंड थी एंड सबसे बड़ा इशू मेरे साथ ये हुआ कि हॉस्पिटल का लोन पास नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ सम रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, देयर वाज मल्टीपल प्रॉब्लम्स। मेरा लोन सैंक्शन हुआ जिस दिन मेरा हॉस्पिटल का ओपनिंग था। ओके। और मुझे ये भी नहीं याद है मैंने किससे कितने पैसे लिए, कितने लोगों से मैंने उधारी ली थी, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे डॉक्टर्स। बट आज लगता है कि दैट वाज राइट डिसीजन। जो भी किया जुनून में किया कि कैसे किया मुझे नहीं पता, बट हो गया। तो अब लगता है कि इस सर्विसेज को उस लेवल तक ले जाना चाहिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको ये मजबूरी में ये सोचना ना पड़े कि मुझे बाहर जाना। विलिंगनेस आपकी है, आप कहीं भी जाइए, दैट इज ओके, बट मजबूरी में जाना, क्रिटिकल पेशेंट यहाँ नहीं हो सकता, उसके लिए जाना, दैट इज मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाइफ इज डिफरेंट, मतलब उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। आप कुछ भी कर लो, लाइफ को वापस नहीं ला सकते। तो दैट वाज प्लेइंग, और अभी भी मेरा वही है कि वो सारी सर्विसेज जो यहाँ नहीं है वो लानी है। ओके, सो दैट इज वन थिंग। सो मुझे ये देखना था सर कि अगर एजुकेशन नहीं होता तो आपका मतलब जो इम्पोर्टेंस है, जैसे मैं अभी अपने बच्चों से बात करना चाहूंगी, जैसे मेनली द टीनेजर्स, राइट? सो हाउ इम्पोर्टेंट, बिकॉज आज के जैसे आपकी जमाने के बाद से थोड़ा अभी ये हट रहा है, ये जो हमारे बच्चे हैं उनका जो थिंकिंग है वो कुछ अलग हो रहा है। उनका कहना है कि एजुकेशन नहीं तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज दे गिव मी द एग्जांपल्स कि वो देखिए वो इतने बड़े बिजनेसमैन है, इतने बड़े एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी फिर भी वो बन गए। तो एक बिजनेस करने के लिए या किसी बड़े आदमी बनने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में कि मतलब एजुकेशन हाउ इट इज इम्पोर्टेंट and shaping the future? Basically, we always take easy examples. Okay. क्या होता है कि जॉब, स्टीव, एलन मस्क, इतने लोग भी कॉलेज छोड़ के उन्होंने अच्छा काम किया, that is good. But what are the percentage? अगर मैंने 100 लोगों ने कॉलेज छोड़ा तो 1 सक्सेस हुआ, लेकिन 100 लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया तो 100 पे 100 सक्सेस हुआ। या तो आप इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, इतने ब्रिलियंट हो कि आप हर किसी चीज में एक्सपर्टाइज करते हो, दैट इज ओके। ये लाइक 3 इडियट में वो बंदे को डिग्री नहीं मिली, लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल आपके अंदर है तो अपने आप दिखेगी। आप पढ़ रहे हो तब भी दिखेगी, नहीं पढ़ रहे हो तब भी दिखेगी। बट एजुकेशन इज मस्ट। अभी कपिल देव का इंटरव्यू था, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। रायपुर NH12 में कपिल देव आए, उनको बहुत सारा सम्मान दिया लोगों ने क्रिकेट के बारे में। तो उसने एक ही चीज बोला, क्रिकेट वॉज माई पास्ट। मैं आज भी मुझे करता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, आज भी मुझे करता है कि मुझे बोलने में तकलीफ होती थी, आज भी मुझे करता है कि मैं उस समय एजुकेशन क्यों नहीं लिया। आज मैं एक ट्रॉफी नहीं रखता हूँ घर में, मेरे पास एक ट्रॉफी, बाकी सब मैंने हटा दी। दैट वॉज माई कैरियर, पार्ट ऑफ कैरियर, दैट इज नॉट माई लाइफ। अब मुझे कुछ नया करना है। तो जब इतना बड़ा आदमी ये बोल सकता है, जबकि वो लेजेंड है कि एजुकेशन इज मस्ट ऑलवेज। ठीक है, आप और कुछ भी करना चाहते हैं, दैट इज आल्सो गुड, बट अपना बेसिक रूल जो है, बेसिक चीज है कि आप अपनी लाइफ को एटलीस्ट जो टेन्योर है, जो एजुकेशन का टाइम है, उसमें 100% अपना दीजिए। और उसके साथ आप जो करना चाहें, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स में जाइए, आपको और कुछ करना चाहिए, बट इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। सर एक और रीत थी, जैसे आपका जैसे फोकस के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आपकी जो फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो फोकस रहे। तो ये फोकस कैसे डेवलप करें? बेसिकली जब आपके पास एक एम होगा कि मुझे ये बनना है, तो नेचुरल सी बात है आपके पास फोकस हो गया। अगर आपको सपोज
एग्जाम्पल के लिए आपको लगता है कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इस बच्चे को मुझे इतनी एजुकेट करना है, या इसके मन के, सपोज मैं बोलता हूँ कि आपने सोचा मुझे इसके 99% आ रहे हैं, आपका फोकस हो गया, आपने उसके बच्चे के ऊपर प्लानिंग चालू कर दी कि नहीं मुझे इसको ऐसे एजुकेट करना है, इसका ये पोर्शन वीक है, इसका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, इसको मुझे इस डायरेक्शन में ले जाना है, इसको ऐसे मोटिवेट करना है। तो जब आपने एम देख लिया है तो अपने आप फोकस हो जाएगा। एंड फोकस एंड कंसिस्टेंसी, अगर आप फोकस भी हो लेकिन कंसिस्टेंट नहीं, कभी वो काम कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, तो वो कभी सक्सेस होगा। हर रोज आपको एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा और वो टारगेट देख के बढ़ना पड़ेगा कि ये मेरा टारगेट है और मुझे उसी जगह फोकस रहना है, चाहे कुछ भी हो मुझे वो अचीव करना है, तभी मिलेगा। सर एक और भी बात है कि जैसे आपने जब वो एमबीबीएस आपका हो गया और एमबीबीएस होने के बाद में जब आपके पीजी करने के लिए गए थे, तो मैंने सुना है कि आप अपने सीनियर्स के साथ 24 आवर्स रहना पसंद करते थे, सिर्फ जो 4-5 घंटे जब आप सोते थे। बट व्हाट वाज द रीजन, लाइक इतने आवर्स आप अपने सीनियर्स के साथ बिताते थे, तो वो किस लिए था? मुझे याद है द लॉन्गेस्ट ड्यूटी जो मैंने की थी दैट वाज 24 आवर्स इनटू 12 डेज। 24 hours into 12 days. That means no sleep. No sleep. Means टेबल पे सो गए तो सो गए, बगल में सो गए नहीं, नींद आ गई तो ठीक है, ब्रश का टाइम मिला तो कर लिया, नाश्ता करना है तो बिना ब्रश के कर लिया। That was longest ड्यूटी। इन जनरल 48 आवर की ड्यूटी हमारी होती थी, उसके बाद हमको टाइम मिलता था घर जाने का। बट अगर ओटी अच्छी कोई चल रही है, केस अच्छा चल रहा है, हमको लगता है 2 घंटे चलो हम ओटी अटेंड कर लेते हैं बाद में। Okay. तो क्योंकि वो टाइम 3 साल का जो पीजी का होता है, जो ऑर्थोपेडिक जो मैंने कोर्स लिया, अगर वो 3 साल में बेसिक्स क्लियर करना है तो जितना टाइम नहीं है। अगर मैं 8 घंटे दे रहा हूँ और 16 घंटे दे रहा हूँ तो मैं डबल सीखूँ, और इम्प्लीमेंट तो मेरे को बाकी फील्ड में उसी को रहा है। अगर मेरे बेसिक क्लियर डबल हो गया, अगर मैं डबल टाइम दे रहा हूँ नेचुरल सी बात। और ये बेसिकली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड मिड ऑफ थर्ड ईयर तक होता है। थर्ड ईयर के लास्ट के 6 महीने आपको थोड़ा रिलैक्स करते हैं क्योंकि आपको एग्जाम है, तो बेसिकली पर्पस वही रहता है, जितना ज्यादा आप किसी के साथ रहेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। Okay. तो मतलब कुल मिला के ये एडवाइस ये रहेगा कि जब आप पढ़ रहे हो या कोई चीज सीख रहे हैं तो आपका ये एडवाइस रहेगा कि आपको जो सिखा रहा है उसके साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, ताकि उनसे आप जितना एब्जॉर्ब कर सको, जितनी आप ले सको उनसे, आप तो उसमें थकना नहीं। एक सिंगल आइडिया कब कौन सी चीज आपको बदल देगा कोई बोल नहीं सकता, और आपको सीनियर्स या एक्सपीरियंस लोग ही बता सकते हैं कि आपको किस चीज को कैसे करना है। जब हम सर्जरी करते हैं हम देखते हैं कि कोई जूनियर डॉक्टर है या कोई नया पर्सन है, वो एक सर्जरी में 1.5 घंटा लग रहा हो किसी चीज में फंस गया, कोई सीनियर आता है 5 मिनट्स का भी चला जाता है, बोलते हैं स्ट्रेस करना आपका काम किया, बिकॉज एक्सपीरियंस है उसको, और वो एक्सपीरियंस शेयर किया। आप 15 केस करने के बाद वो एक्सपीरियंस लाओगे, उसने तो आपको एक बार बता दिया। दैट इज योर नॉलेज। नॉलेज तो हमारी जो पूरी की पूरी स्पीशीज है उसका ग्रोथ कैसे होगा, आपने शेयर किया अपने जूनियर को, उसने शेयर किया अपने जूनियर को, तो वो एजुकेशन चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे थ्योरेटिकल हो, चाहे सोशल हो, जैसा भी है, वो अल्टीमेटली वैसे ही डेवलप है। आज सोसाइटीज जो है बोलते हैं ना मोस्ट सिविलाइज्ड सोसाइटी, तो सिविलाइज्ड सोसाइटी बनी कैसे, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई आपको ये चीज ऐसे रखनी है, तो अभी जनरेशन ने अपने आप रखा, उसके लिए नॉर्मल हो गया, तो वो उसके लिए नॉर्मल फील होता है, बिकॉज उसको कॉम्प्लिकेशन लगता ही नहीं, क्योंकि उसने अच्छे से बता दिया। मैं तो हिट एंड ट्रायल करने वाला था, लेकिन उसने बता दिया ये ऐसा डायरेक्शन करना है, बात करता हूँ। सर मैंने तो सुना है कि पैशन आपकी इतनी है सर्जरी के पीछे कि आपके करीबी लोग कहते हैं कि मतलब आपने अगर जिस दिन ज्यादा सर्जरी करी और सक्सेसफुल सर्जरी करी, आपसे जो मांगो मिल जाता है। तो ये बेसिकली नॉट सर्जरी, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव वर्क व्हेन यू आर डूइंग। एक पेशेंट आता है, वो बेड पे लेटा हुआ है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि मैंने सर्जरी कल से बैठ जाएगा, परसों से चले गए। ओके, दैट इज द कॉन्फिडेंस कि आपको लगता है कि यार
हमने कंस्ट्रक्टिव वर्क किया। जो पेशेंट बेड पे लेटा हुआ था वो कल से चलेगा, परसों से चलेगा, तो आप अंदर से हैप्पी फील करते हो, अच्छा फील करते हो। और जब अच्छा फील करते हो तो फिर सामने वाला कुछ ऐसी चीज डिमांड रखता है जो आप नॉर्मल मूड में नहीं करते हो, तो ठीक है चलो। सर ये तो हुई पैशन की बात, लेकिन मैंने ये देखा है कि अपने हॉस्पिटल यहाँ पर ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है ज्यादा, इसके बारे में मैंने सुना है, लेकिन बाकी भी हो सकता है। तो जो चीज ऑर्थोपेडिक के फील्ड में जो एकदम लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो या मेथड्स हो या कोई और बातें हो, तो वो भी आप कोशिश करते हैं कि उसे सीखें और वो जो इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए लाए। तो ये सोच ये कैसी है, मतलब इसमें तो काफी इन्वेस्टमेंट भी लगता है पैसे के तौर पर, नॉलेज के तौर पर, तो ये आप किस प्रकार से सोचते हैं और आप अपनी प्लानिंग किस प्रकार से कहते हैं कि आपको हमें ये चीज ला के देनी चाहिए? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसका आपको। अगस्त 2023 लास्ट ईयर मैं मुंबई में था। उस समय एक कॉन्फ्रेंस में एक एक्सरे मशीन लॉन्च हुई थी। दैट वाज एक्सरे मशीन ऑफ अराउंड 2 kg, लाइक ये आपका कैमरा है जस्ट इससे 1.5 टाइम्स। ऐसा लगेगा कि कोई मेरा डिजिटल कैमरा रखा हुआ है। कॉस्ट वाज 8 लाख रुपीस। उसके एडवांटेज आपको बताता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास कोई फ्रैक्चर पेशेंट आ गया इमरजेंसी में, अब मुझे एक्सरे रूम में नहीं लेना पड़ता। एक्सरे वाला आता है, एक्सरे करता है, मोबाइल में एक्सरे में लोगो दिखाता है सही फ्रैक्चर, ओके फर्स्ट एड कर चेक द पेशेंट। आईसीयू में पेशेंट है, सीरियस है, वेंटिलेटर पे, आई नीड वन एक्सरे। या तो बड़ी मशीन को शिफ्ट करो या तो पेशेंट को शिफ्ट करो, पेशेंट शिफ्टेबल है। अब विद इन सेकेंड्स आपका एक्सरे होगा। सपोज कहीं कोई बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो गया, कुछ बहुत ज्यादा इंसिडेंट हो गया, गवर्नमेंट ने हेल्प मांगी कि भाई आपको वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, जस्ट टेक द एक्सरे, क्लिक द एक्सरे, आपके मोबाइल पे आ गया। तो जब आप चीजों को देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, ये चीज फ्यूचरिस्टिक मेरे हॉस्पिटल के लिए, पेशेंट के लिए, मेरे लिए बेनिफिशियल है, तब आप उसमें कंप्रोमाइज नहीं करते, एडजस्टमेंट नहीं करते। हाँ, अगर वो चीज ऐसी होती जिसके बिना मेरा काम स्मूथली चल रहा था, आज भी चल रहा है, तो हो सकता है मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, कि ऐसी चीज में इन्वेस्ट करता जो कि क्रिटिकल केयर की हो। तो जो न्यू डेवलपमेंट है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर उसको अपने डे टू डे वर्क में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो वो रिजल्ट्स भी हम एक्यूरेसी से नहीं ले सकते। सर ये तो बात सच है, लेकिन सर आप मुझे ये बताएंगे कि जैसे अभी देखिए आपका हॉस्पिटल था, जैसे मैंने कहा कि छोटा सा हॉस्पिटल था, जैसे मैं जानती हूँ, तो उसमें आप थे, पालीवाल सर थे, तो एक छोटे से हॉस्पिटल से जैसे आपने हमें बताया कि आपने एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करी, तो क्रिटिकल केयर दैट वाज द फर्स्ट, तो सेकंड स्टेप में क्या था? बेसिकली वी स्टार्टेड बेसिक हॉस्पिटल, ग्राउंड फ्लोर में हमने 10-12 बेड का चालू किया कि जो हॉस्पिटल वहाँ है हम उसको यहाँ शिफ्ट करें। देन वी सी कि पेशेंट बढ़ने लगे, तो हम लोगों ने सबसे पहले फोकस किया कि हमारे डॉक्टर्स की टीम है, क्योंकि आपके पास इक्विपमेंट आ जाएंगे लेकिन डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो उसको चलाएगा। वी स्टार्टेड विद 3 कंसल्टेंट, नाउ वी आर हैविंग 14 कंसल्टेंट, 14 डॉक्टर कंसल्टेंट है, 10 उनके अंडर डॉक्टर हैं और 400 स्टाफ है, जो कि फर्स्ट स्टेज में हम 3 डॉक्टर थे और 10 स्टाफ। उसके बाद आई क्रिटिकल केयर की, तो कोरबा में सबसे बड़ा इशू रहता था कि यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। वी परचेस्ड 10 वेंटिलेटर्स। सो आपने जैसे पहले किया कि फर्स्ट एड सही तरीके से दे दें, मेडिकल केयर दे दें, एंड द नेक्स्ट वाज द वेंटिलेटर्स सिस्टम। पहला हमारा एम ये था इस हॉस्पिटल का कि लाइफ सेव करनी है, और एनी हाउ कैसे भी करके पेशेंट का सर्वाइवल पहली प्रायोरिटी है। एक बार पेशेंट सर्वाइव हो गया, फिर उसका डिसीजन है कि मुझे यहाँ इलाज कराना है, बाहर जाना है, किसी और जगह जाना है, कोई रायपुर जाना चाहता है, कोई मेरंता जाना चाहता है, कोई हैदराबाद, दैट इज ओके, बट लाइफ सेव करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो हमने उसमें ना स्टार्टिंग से ही, जैसे सपोज फर्स्ट मोस्ट रिक्वायर्ड पार्ट वाज वेंटिलेटर, ओके, वो हम लोग लेके आए। फिर हमको लगा कि अब पेशेंट को शिफ्ट करना है तो कैसे करें,
then we started portable वो भी आ गया। अब उसके बाद लोगों की नीड बढ़ी कि कोरबा में किडनी के बहुत पेशेंट। Then we started dialysis unit. Started with one machine. Now we are having 7 machines and we are doing 600 dialysis in a month. Because पेशेंट का डायलिसिस अगर एक बार भी मिस होता है, 2 बार मिस होता है, तो उसके लंग्स में फ्लूइड आने लगता है, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है। तो उसको आप डिले नहीं कर सकते कि इसका शेड्यूल वेडनेसडे का है तो मैं संडे को करूँगा, बिकॉज तब तक क्रिटिकल भी हो सकता है कुछ। ऐसे स्टेप बाय स्टेप फिर सबसे जरूरी चीज मुझे लगी कि हार्ट की प्रॉब्लम, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी कोरबा में नहीं होती। मैंने एवेल्युएट किया, सर्च किया, तब मैंने एसएमजी से कोलैबोरेट किया। रायपुर में है, उनके 4 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अर्लियर दे वर रनिंग एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, छत्तीसगढ़ की बेस्ट टीम बोले। मैंने उनको बोला आप अपना सेंटर डालो मेरे यहाँ और आपके डॉक्टर्स रेगुलर आएंगे और ट्रीट करेंगे, मुझे उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट सॉर्ट ऑफ रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करेंगे एंड यू रन दिस। अब आप अभी आज हैं, आज 3 एंजियोप्लास्टी हुई है Okay. एंड ऑल द 3 पेशेंट्स आर गुड। Survived. कोई भी सिंगल, अभी तक 100 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, नॉट अ सिंगल डेथ, ऑल द पेशेंट्स आर गुड। That's good. क्योंकि आप जो टीम सेलेक्ट करते हो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। So the collaboration is one. Yes. That part is very important. Because जैसे अभी आप जो पहला तो collaborations आपके यहाँ पे लोकल अच्छे डॉक्टर्स के साथ किया था, देन आपने कुछ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो बाकी वहाँ से भी मिला। So in a business expansion, one important part which you can say is collaborations. Can you elaborate on that? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट मुझे लगता है किसी भी हॉस्पिटल के लिए, किसी भी उसके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, इस जो HR पॉलिसीज बोलते हैं ह्यूमन, कि आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम चाहिए जो आपके साथ काम कर सके। जैसे मेरे यहाँ अभी मुंबई से हैं डॉक्टर, भोपाल से हैं डॉक्टर, उड़ीसा से हैं डॉक्टर, महाराष्ट्र से हैं डॉक्टर। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आसपास जो मेरे उनको लिया, वी सर्च थे लोग। अभी भी हम लोग एक और डॉक्टर अभी 4 दिन बाद अपॉइंट कर रहे हैं, इज फ्रॉम साउथ, और एक डॉक्टर पिछले महीने अपॉइंट किया हम लोगों ने, पिछले महीने इस 19th को है, इज फ्रॉम पॉन्डिचेरी। तो हम टीम को जितना ज्यादा एक्सपांड करेंगे, मतलब हमारी सर्विसेज, अगर वो डॉक्टर चाहते हैं कि मुझे ये मशीन चाहिए, आई एम ओके, ठीक है आपके लिए मशीन परचेज करना, बट मैं पहले मशीन ले आऊँ, वो डॉक्टर ही नहीं, उसका कोई रोल नहीं, और फिर पता चला वो डॉक्टर आ भी गया तो उसको मशीन समझ में नहीं आ रही। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि डिपार्टमेंट को डेवलप करते हैं, पहले कंसल्टेंट हायर करते हैं, उनके साथ एक टर्म कंडीशन तय होती है, फिर उसके बाद उनके हिसाब से हम उस डिपार्टमेंट को जाते हैं। नाउ वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अवर फुल फ्लैश नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, किडनी से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, and we are also searching for a full-time cardiologist for the program. So within 3 to 6 months, I think कि ये हो जाएगा हमारे। उसके बाद almost 90-95% चीजें पूरा में होने लगेंगे। तो उसके सिस्टम्स को जैसे मुझे बाहर से समझ में आता है कि पहले आपने रीइन्वेस्ट किया एंड देन यू डेवलप्ड अ सिस्टम, तो एंड ट्रेन द स्टाफ। तो मुझे इस पे थोड़ा चाहिए, देखिए पहला इन्वेस्टमेंट, देन ट्रेनिंग द स्टाफ, सिस्टम्स को सेटअप करना एंड देन रेप्लिकेशंस। तो इस पे आप हमें कुछ बताएंगे। बेसिकली क्या है, मैंने आपको जैसे बताया मेरा लोन ओपनिंग के लिए हमारा बेसिक पहले से हमने कॉन्सेप्ट बना लिया। मेरी जितनी भी अर्निंग है हॉस्पिटल वो 80% वापस आए। अगर मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो 80 इस हॉस्पिटल में इक्विपमेंट लगेगी, मशीन लगेगी, बिल्डिंग बनेगी, साथ ही साथ बैंक लोन है। आई स्टार्टेड विद 1.5 CR लोन, नाउ आई एम एट 12 CR लोन। क्योंकि स्ट्रक्चर बढ़ेगा, मशीनें बढ़ेंगी, लोन भी बढ़ेगा, मेरा एसेट भी बढ़ेगा, नो सेकंड का। बट अभी मुझे अगर और एक्सपेंशन करना है तो मुझे लगता है कि और लोन्स आएंगे,
और हमारा इन्वेस्टमेंट भी होगा, नेचुरल सी बात है। और सेकेंडली हमारा एक डायग्नोस्टिक सेंटर है बैंक का वंदना का, शी इज रिनॉट पैथोलॉजिस्ट, तो उसकी जो अर्निंग है उससे हम यहीं इन्वेस्ट करते हैं या उसके सेटअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई, हमारे फंड में 20% से भी कम है जो हम मानते हैं, तो 20% भी हमारे लिए बहुत होता है। उससे हम बच्चों की एजुकेशन भी कर लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बेस्ट ये है कि जो आपका जुनून है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। We are planning also 100 bed on that side. Okay. So it will be 200 bed in the near future. So then how come you thought of taking more hospitals? पालको में है, NTPC में है, अभी चांपा का एक बहुत बड़ा सेटअप बन रहा है। उसके पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो अब गवर्नमेंट का सेटअप आपने देखा होगा 100 बेड, यू सी द PHC, CHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, सब है उनके। अभी क्या होता है, जैसे चांपा में कोई पेशेंट सीरियस हो एंड उसको लाइफ सपोर्ट नहीं मिलता है, हमारा वहाँ क्या काम है अभी, ये कड़बुरा, चांपा, जमनी वाली, स्टेबलाइज द पेशेंट, सेटल द पेशेंट, लाइफ सेव करो, देन उसको हम बात करते हैं कि अब आप कहाँ जाना, सजेशन देते हैं कि इफ यू वांट वी हैव कोरबा हॉस्पिटल, if you want go to the Kuru, if you want to go anywhere, because छोटे सेटअप्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे फर्स्ट इम्पोर्टेंस ये रहता है कि हमको लाइफ सेविंग करनी है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप रूरल एरिया में सर्विस दे रहे हो, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सपोज स्नैक बाइट आ गया आज करतला में, अब कोरबा तक लाया जा रहा है तो सर्वाइव नहीं कर सकता। वैसे ही अगर गढ़पुरा में कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ गई जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है, कोरबा तक आप ला नहीं सकते, बिलासपुर आप ले जा नहीं सकते, तो यू नीड पैरेलल प्राइवेट सेक्टर आल्सो, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के ऊपर प्राइवेट लोगों का प्रेशर होता है और आपको अप टू द मार्क रखना पड़ता है, हर मशीन हर चीज। आप ये नहीं कर सकते कि मेरी ये मशीन खराब है, ये चीज इंडेंट होने वाली है, आज की आज मशीन मुझे चाहिए तो चाहिए, तो वो एक एडवांटेज होता है पब्लिक को। एंड कॉन्सेप्ट वही कि आप छोटी जगहों पे उतनी सर्विसेज रखें जो वहाँ की जरूरत है। मैं बॉम्बे की सर्विस कोरबा में नहीं ला सकता, कोरबा की सर्विस मैं कड़बुरा नहीं ला सकता। राजकुमार कॉलेज रायपुर वाला कड़बुरा आ जाएगा, लेकिन कड़बुरा की जो एजुकेशन सिस्टम एक्टिव होता ना तो हम फिर वो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे हमको उतनी हेल्प प्रोवाइड करनी है कि लाइफ सेव हो जाए। फिर हमारे पास आए चेक स्टाफ ट्रेनिंग होती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत क्रूशियल। तो हाउ डू यू मैनेज इट? बिकॉज सी बीइंग अ डॉक्टर इटसेल्फ इज अ ग्रेट वर्क, जो बहुत ज्यादा आप मान के चलिएगा कि 8 से 10 घंटे तो आपको एक डॉक्टर की तरह काम करना होता है। देन आपको एक विजन को अपने बनना है, नए एक्सपेंशंस करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, तो हाउ डू मैनेज ऑल दिस? हाउ टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप? बेसिकली मुझे लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में ना सिस्टम काम करता है, क्योंकि अगर पर्सन डिपेंडेंट वर्क होगा तो वो सक्सेस होता है। वी हैव 21 डिपार्टमेंट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, मेंटेनेंस, स्टोर, फार्मेसी। इस डिपार्टमेंट 1 HOD एंड उन 21 HOD के ऊपर एक डे टू डे फंक्शन करने वाला डेली ऑपरेशंस के ऊपर 1 एडमिनिस्ट्रेटर, उसके ऊपर एक CEO। वो सारा काम कंप्लीट करने के बाद मेरे टाइम जो काम होता है वो फ्राइडे को 2 से 3 के बीच में डिस्कशन, 1 आवर फॉर डिस्कशन और सॉल्यूशन। और डेली मैं सुबह 10:30 to 11:30 1 घंटा राउंड लेना पूरे हॉस्पिटल का। एवरी पेशेंट, हर पेशेंट से मुझे मिलना रहता है, हर रूम मुझे देखना रहता है, मेंटेनेंस इश्यूज हो चाहे पेशेंट्स इश्यूज हो चाहे अदर इश्यूज हो, उसी से सॉल्व होते हैं। तो 1 आवर डेली फॉर 1 राउंड, उसमें मेरे पेशेंट भी रहते हैं, बाकी सब के भी रहते हैं। तो अगर किसी को कोई कंप्लेंट है तो इमीडिएटली मुझे पता चलता है कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं। दैट इज वेरी इजी। 1 आवर आप एक दिन 1 घंटा डेली देते जाइए, फ्राइडे को एक मीटिंग कर लेता हूँ, दैट्स ऑल। और रही बात फैमिली और पर्सनल लाइफ की, तो मुझे लगता है मैं और मेरी फैमिली इस बारे में बहुत लकी है कि हम दोनों अपने आप को टाइम दे देते हैं कि सुबह
वरना भी 1.5-2 घंटे जिम जाती है, मैं भी डेली जिम जाता हूँ, या मुझे लगता है कि आज बैडमिंटन जाना है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ फॉर द पर्सनल टाइम एंड फिटनेस। 8 घंटे हॉस्पिटल फिक्स है, आप 10:30 to 8 o'clock लगातार मैं बैठता हूँ, लंच में यही होता है। फिर 8 से 10 से 11 हमारा फैमिली टाइम, उसमें हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे वो किसी का भी कॉल्स हो। So that means like the structured आप एक follow करते हैं and you delegate work. That's very important. उसके अलावा फिर हमको लगता है कि हर 3 से 6 महीने में हमको एक पर्सनल टाइम भी चाहिए, तो हम वो भी टाइम निकालते हैं, वर्क वीक काम पे बाहर चले जाते हैं। बट तभी हम पूरा अरेंजमेंट करके जाते हैं कि मेरी जगह कौन आपको ब्रेक सकेगा, मन की जगह कौन पैथोलॉजिस्ट रहेगा, क्योंकि आप जब आप एग्रेसिव वर्किंग करते हो तो यू नीड सम ब्रेक। मतलब मैं 10 घंटे लगातार पढ़ता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है कि 2 घंटे बाद 5 मिनट तो वैसे ही 3-4 महीने की मेहनत के बाद ऐसा लगता है 1 हफ्ता 2 बजे चाहिए थोड़ा सा कूल डाउन होना, रिलैक्स होना, एंड यू कैन थिंक अबाउट कि अब मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है ना आप फ्री माइंड में, डिस्कशंस होते हैं, बात होती है, एंजॉय करते हैं, बट काफी कुछ उस समय आप सोच पाते हो। सिर्फ एक और था कि जो स्टाफ ट्रेनिंग कर पाते हैं, जैसे आपकी हॉस्पिटल की स्टाफ है उसको कैसे ट्रेन करते हैं, तो ये तो हो गया आप लोगों ने डेलीगेशन के बारे में मुझे बताइए, लेकिन ये जो स्टाफ ट्रेनिंग पार्ट है वो किस तरह से? ये हम ट्रेनिंग मॉड्यूल एक हम बिहेवियरल ट्रेनिंग कराते हैं, एवरी मंथ एक स्पीकर आता है जो स्टाफ को बिहेवियर ट्रेनिंग करता है। फिर हमारे नर्सिंग स्टाफ में से 3 या 4 स्टाफ सीनियर जो एमएससी नर्सिंग है, उनका शेड्यूल फिक्स है कि एक 1 आवर या वीकली आपको उनको ट्रेन करना है, हाउ टू ट्रीट द पेशेंट, मेडिसिन कैसे देनी है, क्या क्या चेक करना है। तो हर डिपार्टमेंट का एक ट्रेनिंग शेड्यूल फिक्स रहेगा, उसके सीनियर्स जो हैं वो उनको ट्रेन करते हैं। अगर कहीं उनको लगने लगता है कि नहीं प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो फिर वो हमारे सामने ट्रेनिंग होती है, तो उससे काफी कुछ इम्प्रूव हो जाता है। ओके, तो ट्रेनिंग पार्ट इज टेकन केयर इन दिस वे, मतलब ये इन हाउस ट्रेनिंग इन हाउस होता है, दैट इज मस्ट, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे प्रॉपर तो गलत चीजें, शेड्यूल है, मतलब महीने में इतने तारीख को ये शेड्यूल करना है। yes every month or week we have schedule कि इतने बजे से इतने बजे इसका ट्रेनिंग होगा, इतने बजे से इतने बजे इसका ट्रेनिंग होगा। इवन ड्यूरिंग ज्वाइनिंग हम 7 डेज का प्रोबेशन वो रहता है, इंडक्शन में हम सारा उनको समझाते हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट में कैसा काम करना है, कैसी वर्किंग होती है, आपको हॉस्पिटल की पॉलिसीज क्या है, हॉस्पिटल की वैल्यूज क्या है, पेशेंट केयर का क्या मतलब है, तो वो सारी चीजें प्राइमरी हो जाती है। देन रेगुलर ट्रेनिंग फिक्स शेड्यूल पे अभी है कि जैसे कुछ लोग भी में डॉक्टर्स होते हैं तो हर पेशेंट को आप सेव तो नहीं कर सकते, तो कभी बैड न्यूज देना होता है, तो आप उस बैड न्यूज को उनकी फैमिली मेंबर्स तक कैसे पहुंचाते हैं, और आपके जूनियर डॉक्टर्स को आप कैसे ट्रेन करते हैं कि इस क्रिटिकल सिचुएशन को, जिसमें मतलब उनको एक न्यूज जो ठीक नहीं है वो अपने फैमिली को डिस्कस करें। दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर अ डॉक्टर। किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। उन केसेस में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है जिसमें कि पेशेंट अटेंडेंट को पहले से सब लगभग पता रहता है कि नहीं बहुत सीरियस है, चांसेस कम है, वी आर ट्राइंग। लेकिन उन पेशेंट में जहाँ पे हमको लगता है कि होप्स है और वो सडनली क्रिटिकल होते हैं या प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनको समझाना, उनको बताना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं नाम नहीं लूंगा, अभी आपने कोरोना नहीं सुना होगा किसी के यहाँ पे सडनली बच्ची की डेथ हो, उनको बताना, उनको समझाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट जेन्युइनली प्रॉपरली क्लियरली उनको बताना तो पड़ता है। पहले आप पीठ पे हाथ रख के बता दो, साथ में बैठ के बता दो, एक रूम में बैठा दो, लेकिन बताना तो पड़ता है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। वो आज तक उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकल पाया कि कोई डायरेक्टली सीधा जाके बोल पाए। बहुत ही मुश्किल काम था ये तो। सर मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर कुछ स्टाफ तो काफी सेटिस्फाइड होते हैं। मैंने
एक नहीं, बहुत सारे स्टाफ से बात किया, हाउ डू यू मैनेज टू कीप द स्टाफ सैटिस्फाइड? हाँ, एकाध होते हैं, लेकिन बट मोस्टली मैंने देखा है कि दे आर क्वाइट सैटिस्फाइड। तो उन्होंने कहा कि मतलब हमारे यहाँ हर महीने या कुछ समय में के बाद में कुछ लंच का प्रोग्राम होता है। हाउ डू यू कीप देम सैटिस्फाइड? देखिए, स्टाफ रिटेन सिलेक्ट करना सही, उसके बाद उनको रिटेन करना, ट्रेन करना, तो सबसे पहले ये सब चीजें कैसे हो पाती, सेटिस्फैक्शन लेवल आप उस पे कैसे लाते हैं? बेसिकली स्टाफ का सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो इस बात पे रहता है कि अगर आप उनके लिए अप्रोचेबल, सपोज एक स्कूल के बच्चे के लिए प्रिंसिपल अगर अप्रोचेबल, वो बच्चा जाता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और वो सॉल्व हो जाता है, तो वे विल बी सेटिस्फाइड कि सबने मेरा ध्यान रखा। तो दे ऑल द स्टाफ आर अप्रोचेबल, वो डायरेक्टली आके बात कर सकते हैं इफ नो वन इज लिसनिंग। हायरार्की है, उनसे बात करनी, अगर कोई नहीं सुनता है तो दे कैन कम टू मी डायरेक्टली, बेस्ट। सेकंड थिंग, हम कोशिश करते हैं कि मंथली एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, डिपार्टमेंट ऑफ द मंथ ये करते हैं। उसके अलावा हम सारे स्टाफ जो, जैसे मान लीजिए जून में सबका बर्थडे, तो हम एक सिंगल डे केक कटिंग करते हैं। लास्ट सैटरडे को हम एक शॉर्ट मीटिंग के साथ सबका लंच करते हैं एवरी मंथ। इन अ ईयर हम एक गला डिनर और गला पार्टी करते हैं फॉर ऑल 700 स्टाफ। रैंप वॉक भी करते हैं, डांस भी करते हैं, और बैडमिंटन, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। तो वो उनके लिए वो साल का जस्ट दिवाली के आसपास की बात होती है। 3 दिन स्पोर्ट्स और 1 दिन आपका वो मेन फंक्शन। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तो हैं, पर प्राइमरी चीज़ ये है कि आप अप्रोचेबल होना चाहिए। अगर किसी फीमेल को प्रॉब्लम है, सपोज किसी कारण से, और कोई सुन नहीं रहा, अगर वो आपको बताते हैं और आप उसको सॉल्व करते हो, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे हुई एंड उसको। फिर हमने कुछ कमिटीज बना के रखी, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटीज हर जगह होती है। और उसके अलावा किसी स्टाफ को अगर कोई अननेसेसरी परेशान करना है, उसके लिए कमेटी बनी हुई है, तो वो रिपोर्ट होती है, तो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो स्टाफ को रिटेन करना या स्टाफ को अपने पास रखना के लिए मेन मुझे लगता है 2 ही चीज़ें हैं। उनको सिक्योरिटी फील होना चाहिए कि मेरा जॉब सिक्योर है, एंड पर्सनली मैं सिक्योर हूँ, एंड आई एम अप्रोचेबल, कि हाँ आप हेड ऑफ द टीम के साथ आप कुछ भी बात कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो इफ यू आर इन प्रॉब्लम। सर, ये जो है कि आप जब ऊपर जाते हैं, तो ये स्टैंडर्ड आपको किसी बाहर से इंस्पिरेशंस होती है सर, या आप अपना खुद का स्टैंडर्ड अपने आप से बनाते हैं? बेसिकली स्टैंडर्ड्स की तो मुझे नहीं समझ में आती बात। बस ये चीज़ मुझे लगता है, मेरे दिमाग में आज भी एक ही है, उस समय भी एक ही चीज़ थी कि मुझे वो सारी मेडिकल सर्विसेज लानी है कोरबा में जो यहाँ नहीं, और कुछ मुझे नहीं दिखता है कौन क्या कर रहा है, या मुझे इससे भी आगे बढ़ना है, या मुझे बिल्डिंग बनानी है, या मुझे कुछ पैसे कलेक्ट करने हैं। वो मेरे दिमाग में अभी तक नहीं है, और शायद आगे नहीं आएगा। अगर मेरे पास अर्निंग आनी भी है तो उसका माइंडसेट बैक में ही रहेगा कि मुझे ये चीज़ लानी है। मुझे अगर सपोज मुझे लगता है कि मुझे अमाउंट चाहिए, तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में रहेगा मुझे हमारे डालना, बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि मुझे ना 4 वेंटिलेटर और लेना। तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब आप ये नहीं सोचते कि मुझे ये पैसे कमाने, मुझे वेंटिलेटर लाना है, इसलिए मुझे कहाँ से आएगा? हाँ, मतलब अर्निंग तो आनी ही है किसी भी फील्ड में। इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर एनी फील्ड, वो तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आप सोचेंगे कि वो अर्निंग के लिए मैं ये वर्क करूं, तो कहीं पे मुझे लगता है 90% लोग सक्सेसफुल नहीं होते। इफ यू आर वर्किंग एंड देन मनी इज बाय प्रोडक्ट, वो आएगा ही आएगा। अगर आप जेन्युइनली एजुकेट कर रहे हो किसी को, आपको अपने आप से स्टूडेंट आके बोलता है कि आप 2 स्टूडेंट और ले लीजिए, 4 स्टूडेंट और ले लीजिए, मैं कुछ भी देगा। व्हेन यू स्टार्ट कि नहीं मेरे को इतना मिलेगा तभी मैं पढ़ाऊंगी, तो आपके स्टूडेंट नहीं रहेंगे। So it means money is a byproduct. Right. Just सिंपल सा प्रिंसिपल है, आपको सोसाइटी ने जितना दिया है सब कुछ पोर्शन रिटर्न करना है।
डायरेक्ट कर रहे हैं चाहे इनडायरेक्ट कर रहे हैं। मैं तो इनडायरेक्ट में बिलीव करता हूँ, डायरेक्ट में बिलीव नहीं करता कि मैं खाना बांट लूँ, कंबल बांट लूँ। ठीक है, जब क्राइसिस आती है, जैसे फ्लड आया था तो हमने किया था, जब बहुत ठंड पड़ती है हम भी करते हैं, बट रेगुलर बेसिस मुझे लगता है उस पैसे को मशीनरी और इक्विपमेंट में यूटिलाइज करना चाहिए ताकि वो सोसाइटी के काम आए। अगर मैं किसी लाइफ को सेव कर सकता हूँ मशीनरी से, मुझे उसी लिए ऊपर वाले ने भेजा है क्योंकि डॉक्टर ही बनाया उसे, तो मुझे लगता है वो चीज आनी चाहिए। Sometimes they say कि this hospital is costlier than other hospitals. So उसको आप That is right. That is right. I also say this is costlier. मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। आपको मैं एक चीज बताता हूँ। सपोज एक नर्सिंग होम में आप जाते हैं, एक सर्जरी कराते हैं, मेरे यहाँ आते हैं सर्जरी कराते हैं, अपोलो जाते हैं सर्जरी कराते हैं, मेदांता जाते हैं सभी का डिफरेंस तो है। Like you eat in dhaba, like you eat in 3-star hotel, 5-star hotel, 7-star hotel. हर एक का एक रेंज है। सपोज मेरे यहाँ मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा जो पुराना हॉस्पिटल था उसका एक ओटी का कॉस्टिंग था 5 लाख AC मशीन पे। यहाँ की ओटी का कॉस्टिंग 80 लाख। रीजन बिहाइंड दिस, इसमें 6 लेयर एयर फिल्टर लगा हुआ है। जब एसी चालू होता है तो 1 घंटे में ओटी का खर्चा 10,000 सिर्फ और सिर्फ हेपा फिल्टर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपको वो सारी चीजें जोड़नी पड़ती हैं, उसकी EMC कॉस्ट, फिल्टर कॉस्ट, एवरीथिंग। अगर मेरे पास 2 स्प्लिट लेयर लगे हैं तो मेरा तो खर्चे नहीं, मेरे को मेंटेनेंस भी नहीं करानी है, कुछ नहीं कराना, सब चीजें चलती। बट इन्फेक्शन आई कैन से कि ऑलमोस्ट 0% इन्फेक्शन रेट है मेरे यहाँ। अगर मैंने 100 पेशेंट ऑपरेट किए सिंपल ओटी में, 90 ठीक हो गए। 10 पेशेंट में 10 भी छोड़िए आप, उसमें से 2 पेशेंट में बोन में इन्फेक्शन हो गया, फिर तो लाइफ लॉन्ग है, मैं बैठ गया जो भी इश्यूज है। अब वो 2 को बचाना है, इन्फेक्शन ही होता है बेसिकली। सर्जरी में मान लीजिए किसी ने थोड़ा सा ऊंच नीच कर दी, टेढ़ा जोड़ दिया या कुछ और इशू हो गया, दैट इज नॉट द मेजर प्रॉब्लम, वो करेक्टेबल है। वंस बोन गेट इन्फेक्टेड वो कभी ठीक नहीं होती, चाहे वो कोई भी। अब एक एग्जांपल बताता हूँ। देयर वाज वन पेशेंट जो अफोर्डेबिलिटी इशू के कारण उसको कहीं ऑपरेट करना था। हमने उनको काफी कुछ हेल्प किया कि हमारी सोसाइटी है, वी विल हेल्प यू कि कितना कम से कम हो सकेगा, बट कुछ इश्यूज थे उसके, तो वो ऑपरेट करा के आ गया। नाउ ही स्पेंडिंग ऑलमोस्ट उस समय 25,000 खर्चा हुआ था उसके साथ। अब वो 3 लाख खर्च कर चुका है, बट वो सॉल्व नहीं कर पाया। तो मेरा कंसर्न, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट की वो नीड है, बट अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि आप रिजल्ट्स क्या दे रहे हो। अगर मैं किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरी कॉस्टिंग है, तो नेचुरल सी बात है कि मुझे तो उतना कॉस्ट लगेगा। लाइक मेरे हॉस्पिटल में 56 हाउसकीपिंग स्टाफ है जो सारा दिन क्लीन करते हैं। क्लीन करने का पर्पस ये नहीं है कि साफ रखना जरूरी है, क्लीनिंग का पर्पस है कि इन्फेक्शन रेट कम होना चाहिए। मेरा अगर केमिकल, आप मेरे हॉस्पिटल में देखेंगे फिनाइल यूज ही नहीं होता, क्योंकि फिनाइल तो इजीली मिल रहा है, आप फिनाइल से पोछा लगाइए, बट वी आर यूजिंग बेसन से, दैट इज 10 टाइम कॉस्टलियर देन फिनाइल। एक फर्नीचर का कॉमन क्लीन होता है बेसन से, टेबल्स क्लीन होती हैं, तो नेचुरल सी बात है ये। और मेरे से ज्यादा स्टैंडर्ड अपोलो फॉलो करता है, मुझसे ज्यादा स्टैंडर्ड मेदांता फॉलो करता है, तो नेचुरल सी बात है, कॉस्ट है। बट आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको रिजल्ट से लेना है। अगर मैं इस चक्कर में फंस जाऊंगा तो मुझे कॉस्ट कटिंग करके तो मैं रिजल्ट नहीं ले पाऊंगा। So can we say that कि as the services and the quality of the services increase, आपने चार्ज किया but the quality of the services increase. So that is the reason. एक और एग्जांपल है मेरे पास। हम सर्जरी करते हैं तो एक्सरे मशीन होती है, कॉल्ड IIT CR मशीन, उसमें देख के सर्जरी करते हैं और ठीक जा रही है, नहीं जा रही है, वायरिंग हो रही है, उसकी
मशीन की कॉस्ट आती है $6 से स्टार्ट हो जाती है। उसका रेडिएशन फैक्टर ज़्यादा होता है। सपोज मेरे स्टाफ अगर उसके साथ काम कर रहे हैं तो 10 साल अगर लगातार काम किया तो उनको कैंसर की चांसेस हैं, उनको हो सकता है वो पैरेंट ना बन पाए, बहुत सारी चीज़ें। तो एक पर्सन से मशीन higher version that is costing $25. That is 1/10 of radiation of that machine. Okay. ठीक है? That is safety for the staff, safety for myself, and वो तो मुझे रखनी है। अगर मैं उसको कंप्रोमाइज करके सिर्फ ये सोचता हूँ कि मुझे नहीं, मुझे उसकी कॉस्ट कम करनी है, तो अल्टीमेटली सफर तो मेरे स्टाफ भी हो रहा है, मैं भी हो रहा हूँ। क्योंकि एक स्टाफ को भी अगर फ्यूचर में उसके कारण कोई प्रॉब्लम हुई तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो वो सब चीजें मैटर करती हैं। कॉस्ट के पीछे बहुत सारी चीजें रहती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। बट ये नेचुरल मतलब ये यही बात है कि एरिया वाइज सर्विसेज वाइज रेट्स तो अलग रहेंगे। कोविड में आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया था कोविड-19 को, तो उस समय में आपके पास में क्या क्या चैलेंजेस आए थे और उस चैलेंजेस को आपने कैसे? COVID was the most systematic plan working for our hospital. मतलब इतनी प्लान मेरे स्टाफ ने जितनी मेहनत की और जो प्लानिंग की आप बिलीव नहीं करोगे, everything was planned. पब्लिक में नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, हर फ्लोर में स्टाफ के पास वो मोबाइल था और वीडियो कॉलिंग, हर अटेंडर को सुबह शाम वीडियो कॉलिंग करते थे। अटेंडर पेशेंट से बात करना है, वीडियो कॉलिंग पे करता था। हर फ्लोर पे एक डॉक्टर पोस्टेड था, सुबह शाम उसको राउंड लेना था। इवन डॉक्टर अविनाश तिवारी, उनको बहुत सारी बीमारी है, वो पूरा डेली का डेली 2 टाइम राउंड लेते थे, सुबह और शाम को। देयर वाज वन विंडो ऑन 5th नंबर ओपीडी जहाँ से पेशेंट अटेंडेंट बाहर से पूरी इंफॉर्मेशन लेते थे। तो रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होनी है, कैसे डिलीवर होनी है, ऑनलाइन कितना काउंसलिंग होना है, एवरीथिंग वाज सिस्टमेटिक। मतलब उस समय मुझे लगा कि माय टीम इज बेस्ट। ओके, ये इतना अच्छे से हैंडल कर रहे हैं हर चीज, एंड एवरीवन वाज इन्वॉल्वड कि सर बोलिए क्या करना है। That was a very successful handling of COVID-19. तो समय जरूरत भी थी, जिसको कोविड नहीं हुआ उसको तो चलेगा, लेकिन जिसको हो गया उसके बाद में जो एक तो उनका साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए। फिर आपने बोला कि आप टीम को कैसे मोटिवेट करें। आफ्टर कोविड मैं उन 60 लोगों को जो कोविड में काम किए थे, हम लोग रिसोर्ट बुक करके हम 2 दिन खाना में रुके विद दैट 60 स्टाफ। तो जब उन्होंने मेहनत की और इतना काम किया तो उनको भी एक ट्रिक बनता ही था। तो बनेगा सर। एक और चीज कि जैसे आपका ये जो हमारे बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स लोगों के लिए आप ऐसे कुछ बताइए जिससे वो अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पाए। 3 टिप्स। बेसिकली सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स से यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले एक ईयर गोल जो भी है वो डिसाइड तो कर लीजिए, एंड गिव योर 4 years, only 4 years in life, जिसमें कि आप 100% 9, 10, 11, 12, उसके बाद आपका डायरेक्शन पे रही बात पढ़ाई की। पढ़ाई कैसे करनी है कि आपको लगता है कि कई बार बोर हो जाते हैं, कई बार वो मोटिव नहीं आता है, कई बार वो चीज़ें याद नहीं आती। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मुझे लगता है कि आप ये सोचते हैं कि मुझे 3rd फ्लोर पे जाना है, तो आप 3rd फ्लोर सोचने लगते हैं। आप मत सोचिए, डिवाइड द होल सिलेबस इन मल्टीपल पार्ट्स। आपको पता है कि मेरे को इतना मैंने सेपरेट किया है, मुझे आज खत्म करना है, आप कर लीजिए। टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे आज 2 चैप्टर करना है, तो जो 2 चैप्टर तो मैं करके रहूँगा कैसे भी। तो जब आपके टारगेट सेट हो जाते हैं कि 2 चैप्टर आज किए मैंने, कल 2 किए, परसों 2 किए, या फिर एक दिन गैप दे देंगे, तो वो बहुत इजी हो जाता है। आप जब बुक देखते हो कि 500 पेज की बुक है तो आपको लगता है ऐसे पढ़ो, बस मत पढ़ो 500 पेज, आपको तो 20 पेज को टारगेट करो, 20 पेज अगले बार। दूसरी चीज, पढ़ना सिर्फ नॉलेज गेन के लिए, मतलब ये नहीं सोचना है कि मुझे 9, 10, 11, 12 में कितने नंबर हैं, जो आने आएंगे, पास होना है दैट इज ओके,
बट जो आप उससे ले रहे हो दैट्स बेटर, वही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। पहले हम लोग के समय में लोग कुंजी ले लेते थे, गाइड ले लेते थे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आते ही कितना भी आप नए क्वेश्चन दे दो 30-40% तो क्वेश्चन आते हैं तो पास तो नहीं पास में, बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, जो चीज नहीं आ रहा है। और थर्ड चीज जो मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो हेल्प लेना चाहिए, जो भी आपसे ज्यादा जानता है उसके बाद चले जाना चाहिए, भी प्लीज समझा। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। 10th में मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था जिसको नहीं समझ में आता, बदले में उनका टिफिन मिलता था। तो लंच आवर्स में या फिर कई बार ऐसा भी रहता था कि एग्जाम में तो घर जाके भी मैं बता देता हूँ। तो उनको नहीं लगता था कि पूछने में कोई बुराई, मुझे नहीं लगता था बताने में कोई बुराई। बट आपको एक तो ब्रेक करके पढ़ना चाहिए, डेडिकेटेड होके कंसिस्टेंट। तीसरा आपको हेल्प तीसरे किसी से लेनी चाहिए अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आप उसमें टाइम वेस्ट करेंगे। सर 3 यंगस्टर्स थे, जैसे हमारे पास में बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे पास पढ़ के चले गए, फिर जब हमारे यहाँ पर रहते हैं कि बच्चे आपको एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं, तो उन बच्चों के लिए आपकी क्या 3 एडवाइसेस होंगी जो आगे चल के जीवन में बहुत बड़ा है? डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की सोच कैसी, बट मेरा जो फर्स्ट सबसे पहला चीज ये है कि आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी तरफ देखें। लाइक अगर आप एक सोशल वर्कर भी हो तो भी आप एक लेवल होता है कि आपको लोग जानते हैं कि हाँ आपने इतना अच्छा काम किया है कि हर आदमी आपकी तरफ देखता है। तो न्यू कॉमर्स के लिए मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि अपना एक गोल बनाइए, टारगेट सेट करिए कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, ये अचीव करना है। नॉट फॉर अचीवमेंट इज नॉट अमाउंट मनी, एक नाम लाना है, एक काम करना है, एक फील्ड में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना है, सोसाइटी को रिटर्न देना है। क्योंकि चाहे वो आप क्लास 1 में हो, चाहे आप मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे आप MBBS कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं सोसाइटी से। आपको टीचर भी दे रहा है, आपको इवन वहाँ के और स्कूल के प्यून भी कुछ आपको नॉलेज देके चला जाता है। कुछ ना कुछ आपने लिया ही है सोसाइटी से, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर सकते। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको रिटर्न तो देना ही है। तो आप रिटर्न तभी दे पाएंगे जब आप रिटर्न देने लायक होंगे। और तीसरा जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि आज की जनरेशन में ये समझना चाहिए कि एम बनाने के साथ आप अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, सपोज आपने एम तो कर लिया मुझे ये करना है, लेकिन उसको आप एक दिन फॉलो करते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं, फिर डाइवर्सिफाई हो जाते हैं कि ये अच्छा नहीं। व्हेन यू आर थिंकिंग डी प्लान बोलते हैं ना, ये नहीं हुआ तो ये कर दूंगा। तो जब आपके पास बी प्लान आ गया तो आप बी ही रहेंगे, यू कैन नॉट बी ए। आपके दिमाग में आ चुका है ना कि मैं ये नहीं कर सकता तो ये करूंगा, तो फिर आप दूसरा ही चॉइस करेंगे, पहला चॉइस हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे दिमाग में एक चीज था, मुझे ऑर्थोपेडिक्स लेनी, ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह पे ऑर्थोपेडिक्स लेनी और कुछ लेना ही नहीं, ओनली वन टारगेट। मुझे ऑर्थोपेडिक्स मिली, मैंने जो रैंकिंग मैंने ली थी, मैंने 20 मेडिकल कॉलेज की लिस्ट बनाई थी, फर्स्ट सेकंड मेरा 7th नंबर पे मुझे मिला जो मुझे चाहिए। तो अगर मेरे दिमाग में ये होता कि अच्छी रैंक में रेडियोलॉजी ले रहता हूँ, पीडियाट्रिक्स ले रहता हूँ, सब मिल रहा था मुझे, मुंबई में मिल रहा था, बट मुझे एक ही डिपार्टमेंट से, तो वो एम था करके मुझे मिला। अदरवाइज मैं सोचता कि नहीं मुझे ऑफिस में बैठ के काम करना अच्छा रहेगा क्या, या फिर इसमें अभी ज़्यादा नहीं है, या फिर इसमें ऑफिस वर्क होता है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, तो वो आप कर ही नहीं सकते, फिर आप उलझन में फंस जाते। तो अपना टारगेट तो फिक्स होना चाहिए, कहीं कोई सेकंड थॉट नहीं। सो अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करूँ तो सबसे पहला है कि आप अपनी टारगेट फिक्स कीजिए, सेकंड कि आप सोसाइटी को वापस दीजिए, और जो तीसरा है कि आपने जो टारगेट फिक्स किया उसमें कंसिस्टेंट आप अपना सेकंड प्लान नहीं करना चाहिए अगर आपको ऊंचाई में पहुंचना है।
प्लान बी तो मुझे कभी समझ में नहीं आता कि प्लान बी अगर आपने सोचा है तो वो तो आपको उसी तरफ ले जाएगा। हम फनी पार्ट पे आते हैं सर। काम के दौरान आपके पूरे इतने इसके दौरान आपको कभी ना कभी कुछ फनी सा इंसिडेंट तो हुआ होगा, ऑपरेशन के दौरान, पेशेंट को ट्रीट करते दौरान, तो उनमें से कुछ बताएं हमें। जनरली क्या होता है, पहले ना कीटामिन यूज होता था ओटी में, तो कीटामिन एक एनेस्थेटिक था जी। जब उससे पेशेंट बाहर आता है तो यूफोरिया में रहता है, वो उसको कुछ पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। तो जनरली आप देखेंगे जो हाउस वाइफ या फीमेल्स हैं वो घर की प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। मेरा पति नहीं सुनता है, ये जो म्यूजिशियन या कोई अच्छी फैमिली जैसे उनका घर का एटमॉस्फेयर वो सॉन्ग गाने लगते हैं और कुछ रोमांटिक सॉन्ग आ जाते हैं। और सबसे खतरनाक रहते हैं वो गांव के जो बच्चे जो बिल्कुल रूरल एरिया से, उनके मुंह से फिर गालियां निकलती और वो गालियों का कोई लिमिट नहीं। मतलब आप आधे एक घंटे तक आप ये समझ में नहीं आता इसका कब इफेक्ट जाएगा और कब इससे मुक्ति मिलेगी। सर कुछ बच्चे हैं जो एकदम छोटे बच्चे कुछ सवाल से सबसे पहला कि एप्पल लेके कि उससे डॉक्टर हुए, तो लेकिन एप्पल कौन सा है? कश्मीरी, शिमला खाएगी या फिजी वाली? बेसिकली ये जो शुरू से चल रहा है कि एप्पल बेसिकली दैट इज सोर्स ऑफ मिनरल्स, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग, बट एप्पल तो एप्पल कोई भी खा लीजिए उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और दूसरा सवाल है कि तलवार से नहीं डरने वाले भी सुई से डरने लगते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, तलवार एक्चुअल ब्रेवरी है ना, कि तलवार झांसी की रानी, तो ब्रेवरी का इंडिकेशन है। आप किसी को तलवार दिखाओ तो हो सकता है ना डरे, लेकिन जब इंजेक्शन के लिए दिखाओ साइकोलॉजिकली उसको दिमाग में आ जाता है मुझे पेन होने वाला है, तो फाइट कर नहीं सकते क्योंकि वो तो मजबूरी है। तलवार के सामने आप भागते हो या फिर जो भी फाइट करने के इरादे से आ गए तब तो फिर कुछ भी है, लेकिन इंजेक्शन एक ऐसी चीज है, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को हम लोगों ने देखा है जो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो उस समय उनको प्रॉब्लम होती है बिकॉज साइकोलॉजिकली ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे जानबूझ के पेन दिया जा रहा है। दैट्स व्हाई सर और एक बात थी कि MBBS, तो इसको एक्चुअली कहते हैं बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, तो ये MBBS क्यों है? मेडिसिन बैचलर्स मतलब बैचलर होता है, मेडिसिन बैचलर्स सर्जरी, तो सर्जरी को भी वो अलग वर्ड यूज करते हैं। सर्जरी का वर्ड है चिरोलॉजी, तो वो इसलिए वो पूरा उसको सर्जरी की तरह लेते हैं, तो दोनों बैचलर और बीच में रखे हुए हैं, उसी वर्ड्स को यहाँ पे लाया उसको चेंज नहीं किया। तो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी ओके, लेकिन उनका जो है वो दोनों बैचलर और बीच में रखे हुए हैं, इसलिए वो MBBS है। सर हाउ यू डील विद फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आप किसी शहर में डॉक्टर हो, रेनाउंड डॉक्टर हो, बिजी डॉक्टर हो, और आप जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो कभी भी कॉल कर सकते हैं वैसे तो हाँ जी, लेकिन वो कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे? क्योंकि मैंने जब उन लोगों से बात किया तो हाउ डू यू कीप इन टच विद देम, बिकॉज़ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, और यू से इज एक लाइब्रेरी सेम नहीं जैसा मैं 12th में उनके साथ था वैसे ही आज भी। इवन हमने अभी 4 साल पहले गेट टुगेदर किया था पूरे सारे स्टूडेंट्स के साथ एंड टीचर्स के साथ, दैट वाज लाइक सेम। ऐसा लगा नहीं कि हम लोग डिफरेंट हो गए हैं कोई किसी जगह पे, क्योंकि उस समय प्रोफेशनल जो की बात ही नहीं, क्योंकि अगर वो बात आ गई तो फिर फ्रेंडशिप ही खत्म, फिर फ्रेंडशिप रहेगी। तो अभी तक तो ऐसा कभी लगा नहीं कि किसी फ्रेंड से बात करने में मुझे चाहिए या उनको भी जब भी लगता है कोई इशू है दे कॉल मी, इमीडिएटली बात होती है। सर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर जर्नी, आगे का विजन क्या? विजन तो एक ही है, टू सर्व विद हेल्थ इन यहाँ के इस एरिया। फर्स्ट टारगेट यही है, इस एरिया से जो भी पेशेंट हो वो मजबूरी से कहीं ना जाए, उसको जो भी सर्विसेज चाहिए वही मिल जाए, चाहे वो क्रिटिकल हो, चाहे वो एडवांस सर्जरी हो, चाहे वो
रोबोटिक सर्जरीज हो बस। So in future we can look forward to have robotic surgeries in नो डाउट, मेरा इसका कोई लिमिट नहीं है इस इंडस्ट्री में, मेरा भी कोई लिमिट नहीं। मतलब जहाँ तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, जितना मेरे पास फंड होगा उतना यूटिलाइज करूँगा, बट आई विल ट्राई कि वो सब चीज़ें यहाँ आए जो यहाँ नहीं। So very all the best from all of us in our team. और हम चाहते हैं कि कोरबा के हॉस्पिटल में वो सब कुछ आ जाए, और हम चाहते हैं कि रायपुर, बिलासपुर और नागपुर से भी कोरबा के लोग इलाज के लिए आए और हमारा क्यों कोरबा हॉस्पिटल इतना आगे बढ़े। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मुझे पता है कि आपने डॉक्टर चंदानी के साथ इस एपिसोड में बहुत कुछ बिजनेस के गुण सीखे होंगे, है ना? तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाइए इस कमेंट बॉक्स पे और कोई भी 2 चीज़ आपने सीखी है ना, उसके बारे में ज़रूर लिखें। और हाँ, हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप और इस प्रकार के किस सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम आपके लिए और अमेजिंग गेस्ट के साथ बातचीत करेंगे और आप उसे एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले एपिसोड्स में हम फिर से मिलते हैं एक और अमेजिंग गेस्ट के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू लाइफ अनस्क्रिप्टेड विद राजश्री श्रीधर।